हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इफेक्ट ऑफ टैरिफ अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। दूसरा नाम इस टॉपिक का क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैरिफ। अगर आप लोगों से कभी एग्जाम में पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैरिफ या पार्शियल इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव ऑफ टैरिफ, तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो कि हम एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब हम टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आप लोगों को अगर इमिसराइजिंग ग्रोथ का टॉपिक याद हो, जहां पे मैंने आप लोगों को इमिसराइजिंग ग्रोथ पढ़ाते समय ग्रोथ एंड ट्रेड भी समझाया था, वहां पे हम लोग दो कंट्रीज की बात कर रहे थे। नंबर 1 इज द स्मॉल कंट्री एंड नंबर 2 इज द लार्ज कंट्री। स्मॉल कंट्री और लार्ज कंट्री पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्या डिस्टिंक्शन है स्मॉल कंट्री एंड लार्ज कंट्री में। जब भी हम स्मॉल कंट्री की बात करते थे, हम क्या बोलते थे? इट इज एन अनइम्पोर्टेंट कंट्री। अनइम्पोर्टेंट कंट्री का मतलब ये नहीं हुआ कि हम क्या करेंगे, हम मैप से एलिमिनेट करेंगे। इट इज नॉट दैट द केस। स्मॉल कंट्री या अनइम्पोर्टेंट कंट्री का मतलब क्या हुआ इकोनॉमिक्स में, अगर हमको एक्सप्लेन करना हो, इसका मतलब है कि ये जो कंट्री है ये ग्लोबल प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती, ऑल्टर नहीं कर सकती ग्लोबल प्राइसेस को। जब हमने बोला ग्लोबल प्राइसेस को ऑल्टर नहीं कर सकती, इट मींस ये जो कंट्री है इट कैन नॉट ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये चीज आप लोगों को अभी तक क्लियर होनी चाहिए। या हम इसको क्या कहते हैं? इट इज अ प्राइस टेकर। जब हम बात करेंगे स्मॉल कंट्री की, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए? अब इट इज अ प्राइस टेकर, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन नॉट ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्लियर यहां तक? जबकि लार्ज कंट्री पढ़ाते समय मैंने आपको क्या बोला था? लार्ज कंट्री इज व्हाट? लार्ज कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। इंपॉर्टेंट कंट्री का मतलब क्या था? कि इट कैन ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड, या हम इसको प्राइस मेकर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज कंट्री है उसके पास मार्केट भी बहुत सफिशिएंट है, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है इन सच कंट्री। और सप्लाई के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो लार्ज कंट्री कैसी कंट्री है जो क्या कर सकती है? जो बहुत ज्यादा सप्लाई क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फिक्स हो, ठीक है, जब हमने बोला प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी 50 रुपीज है, एट दैट स्पेसिफिक प्राइस जो लार्ज कंट्री है वो इनफाइनाइट सप्लाई क्रिएट कर सकती है मार्केट में। इसका मतलब यहाँ पे जो उसकी सप्लाई कर्व आएगी वो कैसी आती थी? हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। बट स्मॉल कंट्री जो है उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं क्रिएट कर सकती। उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द ग्लोबल सप्लाई लेवल। तो आप लोगों को समझ आया कि स्मॉल कंट्री क्या है। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैरिफ की बात करेंगे या पार्शियल इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव ऑफ टैरिफ की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में क्लियरली क्या आने वाला है? स्मॉल कंट्री। हम यहाँ पे जो केस लेने वाले हैं दैट इज द केस ऑफ स्मॉल कंट्री रादर देन लार्ज कंट्री। लार्ज कंट्री के केस में हम कब लेंगे? जब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तब हम बात करने वाले हैं लार्ज कंट्री की। बट अभी आपको याद रखना है, हमारा फोकस किस पे होने वाला है? हमारा फोकस रहेगा स्मॉल कंट्री में। क्लियर? अब आपको अभी तक ये तो पता चल गया कि हमने किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्मॉल कंट्री की। क्लियर? अभी आप थोड़ी देर के लिए कंट्री भी भूल जाइए। ठीक है, तो आप लोग क्या दिमाग में लाइए, हमने क्या किया? हमने टैरिफ लगाया, हम एक कंट्री है, हम क्या करने वाले हैं? आप टैरिफ इंपोज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मॉरिशियस की बात करते हैं। मॉरिशियस क्या है? मॉरिशियस इज अ स्मॉल कंट्री। मॉरिशियस ने क्या किया? टैरिफ लगाया। फॉर एग्जाम्पल, मॉरिशियस क्या कर रही है? इंडिया से इंपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल। इंडिया से मॉरिशस टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रही है, और टेक्सटाइल इंपोर्ट करते समय उसने क्या किया? मॉरिशस ने यहाँ लगाया टैरिफ। ठीक है, यहाँ कस्टम वालों को बिठा दिया। मॉरिशस ने बोला कि जब भी इंडिया से टेक्सटाइल आएगा आपको क्या कलेक्ट करना है? आपको टैरिफ कलेक्ट करना है। तो अगर अब आप लोग वापस से टैरिफ वाला लेक्चर याद करिए, तो जब मैंने आप लोगों को टैरिफ वाला लेक्चर पढ़ाया था, मैंने उस पर आपको क्या बताया था? कि जब भी टैरिफ लगाती है कंट्री, इसका मतलब क्या है? वो क्या करना चाहती है? वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करना चाहती है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री।
बात कर रहे हैं कि वो टैरिफ लगा रही है, बट यहाँ पे मॉरिशस के अंदर इसका मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है किसकी, टेक्सटाइल। यहाँ पे मॉरिशस क्या कर रहा है, खुद भी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेक्सटाइल। तो यहाँ पे अंदर क्या है, टेक्सटाइल की डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब मॉरिशस के अंदर भी अपनी सेल्फ जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है किसकी, रिलेटेड टू टेक्सटाइल, वो है। तो मॉरिशस क्या चाहता है कि जो मेरा यहाँ का लोकल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है मॉरिशस के अंदर, वो क्या हो, उस प्रोडक्ट को, उस इंडस्ट्री को क्या मिलने वाली है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। तो मॉरिशस ने टैरिफ लगाया बिकॉज मॉरिशस वांट कि मेरी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसको क्या दी जाए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोटेक्शन मिले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। क्लियर। देखिए, अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है दैट इज द टेक्सटाइल, जब हमने बोला स्मॉल कंट्री है, आप लोग मुझे बताइए, स्मॉल कंट्री केस में मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे क्या है, सप्लाई इज लिमिटेड। जब हम बात कर रहे हैं कि सप्लाई इज लिमिटेड, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है स्मॉल कंट्री के केस में, वो क्या होने वाली है, वो स्मॉल होने वाली है। इसका मतलब मॉरिशस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो हमने बोला कि मॉरिशस के अंदर स्मॉल एक छोटी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एज कंपेयर टू द ग्लोबल इंडस्ट्री। मॉरिशस क्या चाहता है कि मैं उस जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है मैं उसको क्या करूं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहला इंपैक्ट हम क्या देखने वाले हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। और जब टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने से क्या होगा, प्राइसेस पे भी इंपैक्ट आएगा। तो प्राइसेस पे भी इंपैक्ट आया, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्रोटेक्शन के अलावा प्राइस प्राइस इफेक्ट भी देखने वाले हैं। क्लियर। फिर आप लोग मुझे बताइए कि जब आपने इंपोर्ट को कम कर दिया, इंपोर्ट को रोका, तो क्या होगा, क्या कंज्यूमर के पास पहले जितना कमोडिटी को वो कंज्यूम करता था बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, क्या उतना प्रोडक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास बचेगा या नहीं बचेगा? तो आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज डोमेस्टिक कंज्यूमर पहले क्या कर रहा था, पहले फॉर एग्जाम्पल पहले 500 मीटर का कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा था मॉरिशस के अंदर। अब क्या हो रहा है, आप देखिए 500 मीटर का ही कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, मॉरिशस के अंदर। बट पहले क्या हो रहा था, पहले फॉर एग्जाम्पल 300 मीटर क्या था, इंपोर्टेड क्लॉथ था। अब आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 300 की जगह अब कितना हुआ, 250 मीटर का इंपोर्ट हो गया। इसका मतलब 50 मीटर क्या है, 50 मीटर का जो इंपोर्ट है वो कम हुआ। इसका मतलब कंज्यूमर के पास 50 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हम क्या देखेंगे कि कंजप्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, कंजप्शन पे एक नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। क्लियर। अब इसके अलावा मुझे बताइए, गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ इंपोज किया। जब भी गवर्नमेंट टैरिफ इंपोज करेगी, इसका मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा फॉर एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके पास आएगा, वो कस्टम अथॉरिटीज किसको देने वाली है, गवर्नमेंट को देने वाली। इट्स मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेवेन्यू की। क्लियर। फिर जब आपको यहाँ पे वापिस से इस यहाँ पे आइए, हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट्स कम हो गए। जब हमारे इंपोर्ट्स कम होते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे इंपैक्ट आने वाला है इस चीज का या नहीं? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब इंपोर्ट फॉल हो गए, इसका मतलब आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, बीओपी। क्लियर। तो हमने बेसिकली पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर यही सब चीजें देखनी है। आई होप अभी तक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया टॉपिक के बारे में। तो देखिए, थोड़ी देर के लिए इंट्रो को भूल जाइए। आप लोगों को क्या दिमाग में आ रहा है, एक पिक्चर डेवलप करने की कोशिश करिए। देखिए, हम लोगों ने बात की एक स्मॉल कंट्री की। हमने बोला एक स्मॉल कंट्री है जिसके अंदर क्या है, एक स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। जब हम ग्लोबल लेवल से कंपेयर कर रहे हैं तो जो इंडस्ट्री है दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। क्लियर। जैसे मैंने आप लोगों को टेक्सटाइल का केस बताया। अब स्मॉल कंट्री में मैंने आप लोगों को क्या बोला, ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने किया उस चीज को हम रिलेट करेंगे। स्मॉल कंट्री जिसको हमने क्या बोला, इट इज अ प्राइस टेकर कंट्री। प्राइस टेकर से क्या मतलब हुआ कि ये क्या करेगी, इट कैन नॉट ऑल्टर द ग्लोबल प्राइसेस।
पहली चीज आप लोगों के दिमाग में ये आनी चाहिए। अब एक और चीज आप लोगों को इसके साथ रिलेट करनी है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला मॉरिशस ने क्या किया, इंडिया से कपड़ा मंगवाया, ठीक है, टेक्सटाइल का इंपोर्ट किया, बट टेक्सटाइल कैसा है? रॉ टेक्सटाइल है, ठीक है, उससे कोई अपेरल नहीं बना, कोई कुर्ती नहीं बनी, कोई साड़ी के लिए वो कपड़ा यूज नहीं किया गया, ठीक है, कोई बेडशीट के लिए नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल डस्टर के लिए वो कपड़ा यूज हो सकता है, मॉप इंडस्ट्री उस कपड़े को यूज कर सकती है, अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेक्सटाइल। तो कहने का मतलब ये है कि उस कपड़े की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसके साथ काफी सारी इंडस्ट्रीज आपकी लिंक कर रही है। इकोनॉमी इज इंटरलिंक्ड, ठीक है। जब हमने बोला इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है, बट साइमल्टेनियसली हमने क्या क्या बोला? हमने बोला कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है? वन सेक, हमारी इंडस्ट्री कैसी है? स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। और कंट्री कैसी है? दैट इज अ प्राइस टेकर। तो आपको एक चीज तो आपको याद रखनी है, क्या? कि इट कैन नॉट ऑल्टर द ग्लोबल प्राइसेस। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज आप लोगों के दिमाग में क्या आनी चाहिए, कि जो आपकी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी है, जो आपकी बाकी इकोनॉमी भी तो चल रही है, सिर्फ आपकी इकोनॉमी के अंदर टेक्सटाइल ही तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी है, वहां पे भी उसके टैरिफ का उस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि टैरिफ कैन नॉट ऑल्टर द ग्लोबल प्राइसेस, नंबर वन। और दूसरी बात कि टैरिफ कैन नॉट ऑल्टर द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? अब इंट्रोडक्शन पढ़िए। The partial equilibrium analysis is most appropriate when a small nation imposes a tariff on imports competing with the output of a small domestic industry. इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग इंडिया से, अगर मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस क्या कर रहा है? इंडिया से टेक्सटाइल मंगवा रहा है। टेक्सटाइल जो मॉरिशस का इंडिया से आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट। और साइमल्टेनियसली मॉरिशस की अपनी भी क्या है? एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रिलेटिवली स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जहां पे भी क्या हो रहा है? टेक्सटाइल की प्रोडक्शन हो रही है। क्लियर? देन द टेरिफ विल इफेक्ट नीदर, ना ही टेरिफ की वजह से क्या हो रहा है? वर्ल्ड प्राइसेस ऑल्टर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, बिकॉज द नेशन इज स्मॉल। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे नेशन इज स्मॉल, इट मीन्स नेशन क्या है? इट इज अ प्राइस टेकर, नॉर द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज द इंडस्ट्री इज स्मॉल, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के प्राइसेस है, वहां पे भी कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। क्लियर? तो अब आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव, तो आप लोग, आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, अब हम एजम्पशंस पढ़ेंगे और वन बाय वन हम अलग अलग इफेक्ट्स देखेंगे, जैसे प्राइस इफेक्ट हो गया, कंजप्शन इफेक्ट हो गया, रेवेन्यू इफेक्ट हो गया, एंड सो ऑन। एजम्पशंस की बात करें, देयर इज ओनली वन स्मॉल कंट्री, इट इम्पोजेस टेरिफ ऑन वन कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने एग्जाम्पल में किसकी बात की? टेक्सटाइल की बात की। द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ अ कॉमोडिटी रिलेट्स टू द कंट्री विच लेवी एन इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका मतलब यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई कर्व है, वो किसकी होंगी? दैट बिलोंग्स टू मॉरिशियस। क्लियर? डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर एज्यूम्ड एज गिवन एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट को प्लीज ध्यान से देखना। जब हमने बोला फोर्थ पॉइंट के अंदर कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर एज्यूम्ड एज गिवन एंड कांस्टेंट, जब भी हम बोलते हैं कि डिमांड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर टेस्ट, इनकम, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे हम बात ही किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड साइड। और लाइकवाइज जब हम सप्लाई की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, एक्सटर्नैलिटीज की बात करते हैं, कॉस्ट कंडीशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने बोल दिया कि सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट, इट मींस changes in cost conditions such as externalities, technological innovation, etc. do not take place. Clear? The world supply of commodity is perfectly elastic. देखिए, ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को एक मिनट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसको 2 मिनट पॉज पे रखिए। नेक्स्ट पढ़िए, द होम कंट्री डज नॉट इम्पोज टेरिफ ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मॉरिशस क्या कर रही है? इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रही है। क्लियर? बट मॉरिशस क्या नहीं कर सकती? मॉरिशस अगर टेक्सटाइल को, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वहां पे भी वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही है, और टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा? कॉटन लगेगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करी, कॉटन का कपड़ा प्रोड्यूस करी, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा, धागा चाहिए, ठीक है, या क्या चाहिए, कॉटन बॉल्स चाहिए, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है वो सब चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मॉरिशस क्या करती है, मॉरिशस डोमेस्टिकली भी क्या कर रही है, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही है। टू प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल मॉरिशस रिक्वायर व्हाट, कॉटन बेल्स चाहिए। तो कॉटन बेल को वो अगर इंपोर्ट कर रही है तो वहां पे टेक्सटाइल नहीं लगाया जा सकता। तो ऑन द import of cotton bales there will be no textile imposed by Mauritius। क्लियर। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल पे कोई भी इंपोर्ट नहीं लगाएगी स्मॉल कंट्री दैट इज मॉरिशस, जो हम अपने केस में बात कर रहे हैं। देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप लोग भी सोचिए अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो तो हमने क्या बात की, हमने बात की फॉर एग्जाम्पल इंडिया और मॉरिशस टेक्सटाइल का ट्रेड कर रहे हैं। जो टेक्सटाइल मॉरिशस में प्रोड्यूस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट पड़ रही है 200 रुपए पर मीटर, और जो टेक्सटाइल इंडिया से मॉरिशस के अंदर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है 180 रुपी पर मीटर। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ से इंडिया से जो टेक्सटाइल मॉरिशस के अंदर जा रहा है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया टू मॉरिशस जो टेक्सटाइल गया वहां पे 40 रुपी की क्या लग गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट मींस उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, राइज करेगा। 180 प्लस 40 दैट इज 220। 220 का जब इंडिया का क्लॉथ मॉरिशस के लिए कितना हुआ 220 पर मीटर, इट मींस मॉरिशस के लिए तो वो क्या हुआ, मॉरिशस की इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, वो जो टेक्सटाइल है जो इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है वो क्या है, वो तो कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बोला देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि अगर इंडिया का टेक्सटाइल 180 रुपी पर मीटर पे मॉरिशस की इकोनॉमी के अंदर एंटर करेगा तब क्या होगा, मॉरिशस की जो इकोनॉमी है वहां पे होने क्या वाला है, इससे मॉरिशस की इकोनॉमी में वो जो इंडिया का टेक्सटाइल है उसकी डिमांड बढ़ेगी बिकॉज प्राइस इज लेस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्लियर। 10th पॉइंट पढ़िए, द फॉरेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्राइसेस क्या है, प्राइसेस जो है स्मॉल कंट्री वो ऑल्टर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमने उसी की बात की, द फॉरेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज। एंड लास्ट वन इज द इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कमोडिटी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा डिस्कशन का। क्लियर। अब हम बात करेंगे द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, कमोडिटी हमारे केस में क्या है, टेक्सटाइल इज परफेक्टली इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे इंडिया से मॉरिशस क्या कर रहा है, इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल लेवल के ऊपर प्राइस है किसका, टेक्सटाइल का, वो कितना है, दैट इज 180 पर मीटर। तो जब हम बोलेंगे कि वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द टेक्सटाइल इज परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब क्या है, एट दिस प्राइस दैट इज 180 पर मीटर अगर इंडिया सप्लाई करेगा किसको, टेक्सटाइल को, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। उसके पास इतना ज्यादा, इंडिया की बात करें या वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा, वो एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकता है, उसके सप्लाई के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या है, सप्लाई इज अनलिमिटेड। तभी हमारी जो सप्लाई कर्व है, जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द टेक्सटाइल इज परफेक्टली इन इलास्टिक, उस समय जो सप्लाई कर्व है वो किस तरीके की आने वाली है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। यहां तक दिस इज द टेक्सटाइल एंड दिस इज द प्राइस जो क्या सेट किया हुआ है 180 रुपी पर मीटर फॉर एग्जाम्पल। क्लियर हुआ यहां तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इफेक्ट को। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व को ड्रॉ करेंगे। दिस इज द डोमेस्टिक डिमांड कर्व एंड दिस इज द डोमेस्टिक सप्लाई कर्व। आप लोग एग्जाम्पशंस भी अगर पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमने लिखा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले हम क्या लेंगे, डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ हमें क्या, वहां पे एग्जाम्पशन पे एक और एग्जाम्पशन आपको दिखेगी जहां पे क्या लिखा है कि वर्ल्ड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक।
तो वर्ल्ड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इट मींस हमारे पास क्या आने वाली है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है। क्लियर? मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया थोड़ी देर पहले। तो देखिए यहाँ पे दिस इज द दिस इज द वर्ल्ड सप्लाई कर्व। जब हमने बोला कि दिस इज द वर्ल्ड सप्लाई कर्व, तो इस वर्ल्ड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही है डोमेस्टिक डिमांड कर्व को एट सम पॉइंट। फॉर एग्जांपल इसका हम पॉइंट का नाम दे देते हैं एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस क्या होने वाले हैं, दैट इज ओपी। ओपी इज द प्राइस लेवल एट द ग्लोबल लेवल। क्लियर? क्लियर? जब हमने बोला ओपी प्राइस ग्लोबल लेवल पे है, तो यहाँ पे एट प्राइस ओपी जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड कितनी हो रही है, दैट इज फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को नाम दे दीजिए Q3। डोमेस्टिक डिमांड इज OQ3, लेकिन यहाँ पे जो आपकी सप्लाई है वो कितनी है एट द डोमेस्टिक लेवल। अब जो सप्लाई है दैट इज टोटल सप्लाई कितनी है, OQ3। तो यहाँ पे हम कहेंगे एट प्राइस OP डोमेस्टिक डिमांड कितनी है टोटल सप्लाई के बराबर। और अगर यहां से भी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कुछ क्या है, कुछ सप्लाई कहाँ से क्रिएट की जा रही है, कहाँ से मेंटेन की जा रही है, फ्रॉम जो डोमेस्टिक आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, कुछ पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट को सप्लाई खुद भी कर रही है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है आपकी कंट्री के। तो यहाँ पे देखिए इंडिजीनियस प्रोडक्ट आपके कहाँ पे है, दिस वन OQ1। हमने बोला OQ1 जो है दैट इज डोमेस्टिक सप्लाई। आउट ऑफ दिस टोटल सप्लाई हमारे पास OQ1 क्या है, इट इज डोमेस्टिक सप्लाई। लेकिन इसके अलावा कुछ सप्लाई कहां से हो रही है, फ्रॉम फॉरेन कंट्री। वो कितनी है, दैट इज Q1 Q3। ठीक है, दिस इतनी है Q1 Q3 प्लस Q1 Q3। और Q1 Q3 क्या है, इंपोर्ट्स है। यहां तक क्लियर? अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं टैरिफ इंपोज हुआ। जैसे ही टैरिफ इंपोज होगा इसका मतलब कुछ क्या होगा, कुछ टैक्स लगेगा। टैरिफ इज व्हाट, टैरिफ इज अ टैक्स और लेवी। टैरिफ लगा तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल P1 अमाउंट से क्या लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया। जैसे ही टैरिफ लगा तो क्या हो गया, प्राइस ऑफ द गुड क्या होने वाला है, रेज करेगा। प्राइस ऑफ द गुड बढ़कर कितना हो गया, दिस मच। जब प्राइस बढ़ा, ठीक है, फ्रॉम P टू P1 दिखा आपको, प्राइस क्यों बढ़ा, प्राइस बढ़ा बिकॉज ऑफ टैरिफ इंपोजिशन। तो इस प्राइस बढ़ने से आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, इन चीजों को प्लीज केयरफुली देखिए। जब हमने बोला कि प्राइस बढ़ा, ठीक है, पहले डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइस क्या प्रिवेल कर रहा था, प्राइस कर रहा था ओपी प्रिवेल। लेकिन जैसे ही आपने टैरिफ लगाया ग्लोबल प्राइस नहीं चेंज हुआ। ग्लोबल प्राइस क्या है, ग्लोबल प्राइस इज स्टिल द प्रीवियस वन, दैट इज द ओपी। प्राइस कहाँ पे ऑल्टर कर रहा है, प्राइस ऑल्टर कर रहा है आपकी डोमेस्टिक मार्केट में। तो न्यू प्राइस क्या आने वाला है, न्यू प्राइस एट डोमेस्टिक लेवल, दैट इज OP1। तो आपको प्राइस राइज कितना दिख रहा है, PP1। तो प्राइस राइज किससे कितना हुआ, PP1 राइज हुआ। क्लियर? पहली चीज। अब यहाँ पे हमें दूसरा क्या देखना है, हमें देखना है डिमांड एंड सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस प्राइस का। देखिए जब हमने बोला प्राइस राइज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे ही प्राइस राइज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाली है, फॉल करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वापिस से कर्व में आइए, यहाँ पे देखिए दिस इज द डिमांड कर्व, ब्लैक वाली, और ब्लू वाली क्या है, हमारी सप्लाई कर्व। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे, इस पॉइंट को मार्क कर दिए B। हमने बोला कि नाउ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। तो यहाँ पे देखिए पहले डिमांड कितनी थी, पहले डिमांड थी OQ3, टोटल डिमांड इज OQ3, बट नाउ डिमांड ड्रॉप्स टू OQ2। ठीक है, डिमांड पहले कितनी थी, OQ3, अब डिमांड कम होके कितनी होगी, OQ2। क्यों कम हुई डिमांड, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ते ही क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। क्लियर? पहली चीज डिमांड साइड तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें देखना है सप्लाई साइड। अब सप्लाई करने के लिए कौन बैठा है, टैरिफ लगा, टैरिफ लगाने की वजह से होगा क्या, इंपोर्ट्स कम आएंगे। बट हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी तो बैठा है। लॉ ऑफ सप्लाई याद करिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, ज्यादा होगी।
ठीक है, लेकिन ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या हुआ, पहले कितना यहाँ पे डोमेस्टिकली कितनी सप्लाई क्रिएट हो रही थी, OQ1। बट अगर अब आप ध्यान से देखिए, अब डोमेस्टिक लेवल के ऊपर सप्लाई बढ़ेगी और कहाँ से होगी, OQ2 की Q1 की जगह कहाँ तक होगी, यहाँ पे इस कर्व में इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अब जो डोमेस्टिक आपकी सप्लाई है दैट इंक्रीज फ्रॉम OQ1 टू OQ4। तो आपको क्या दिखा कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर सप्लाई इंक्रीज कर गई और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डिमांड क्या होगी, कम होगी। और अगर अब आपसे कोई पूछे वाई डिमांड आपको फॉल करती हुई दिख रही है और सप्लाई आपको इंक्रीज करती हुई दिख रही है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड भी प्रिवेल करेगा और लॉ ऑफ सप्लाई भी प्रिवेल करेगा इकोनॉमी के अंदर। तो आई होप अभी तक आप लोगों को प्राइस इफेक्ट समझ आ गया। अब इसी प्राइस इफेक्ट को हम बाइफरकेट करेंगे इनटू प्रोटेक्टिव इफेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने जब प्राइस इफेक्ट मैंने आप लोगों को समझाया, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहला देखा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिली। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन कैसे मिली? देखिए, जब हमने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ इंपोज किया, आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ टैरिफ हुआ क्या इकोनॉमी में, टैरिफ लगाते ही क्या हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई आया। लॉ ऑफ सप्लाई के आते ही क्या हुआ, प्राइस बढ़ा डोमेस्टिकली, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही डोमेस्टिकली प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हुआ, सप्लायर्स को लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो यहाँ पे वो प्रोटेक्शन मांगते भी तो इसीलिए थे कि उनकी जो कमोडिटी है, जो उनकी तरफ से प्रोडक्शन हो रही है, वो क्या हो, वो ज्यादा कर सके प्रोडक्शन, बिकॉज वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या हो, उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रोटेक्शन मिली टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्लियर? फिर हमने क्या देखा कि कंजप्शन, कंजप्शन क्या हुआ, कंज्यूमर साइड पे जब हमने बात की थी तो हमने देखा कि कंजप्शन क्या होगी, कंजप्शन फॉल हो गई। ठीक है, दैट इज द कंजप्शन इफेक्ट। अभी तक मैंने आप लोगों को रेवेन्यू इफेक्ट नहीं बताया, अभी हम लोग वापस से एक बार करेंगे उसकी समरी। तो आप लोगों को मैं रेवेन्यू इफेक्ट भी दिखाऊंगी डायग्राम में कि कहाँ पे रेवेन्यू अर्न कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। फिर देखिए, जब हमने बोला प्रोटेक्टिव इफेक्ट में कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई, कंजप्शन पे हमने देखा कि कंज्यूमर साइड पे कंजप्शन क्या हो गई, फॉल कर गई, डिमांड फॉल कर गई, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ओवरऑल किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, और लास्टली हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्ट में जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इंपोर्ट्स कम होंगे। जब भी इंपोर्ट्स कम होंगे, इसका मतलब आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? और अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जब तक इफेक्ट्स में स्टार्ट करती हूँ उससे पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या यहाँ पे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? 1 मिनट का पॉज लीजिए वीडियो में। तो अब आप लोग मुझे बताइए, सोचिए इस चीज को कि क्या यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट की बात की जाएगी, और की नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई है, तो प्लीज सोचिए। देखिए, जिनको समझ आया दैट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो लोग देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे स्मॉल कंट्री की। जब स्मॉल कंट्री ग्लोबल लेवल के ऊपर प्राइसेस को ऑल्टर नहीं करती, जब वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जनरेट ही नहीं होता, इमिसराइजिंग ग्रोथ वाला टॉपिक वापस है, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा वो टॉपिक वापस से देखिए, मैंने आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जब जनरेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि बिकॉज स्मॉल कंट्री जो है वो ऑल्टर करती ही नहीं है टर्म्स ऑफ ट्रेड को, ग्लोबल प्राइसेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड की। हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात किस पे करने वाले हैं, हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करेंगे कहाँ पे, जब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग जिंगन रेफर करते हैं, काफी लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए जिंगन रेफर करते हैं, तो वहां पे यहाँ पे भी इसी पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच के अंदर भी उन्होंने क्या किया, टर्म्स ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन किया है। प्लीज जिंगन को रेफर मत करिए, मेन्योर लीजिए, सैल्वेटोर लीजिए, प्लीज डू नॉट गो फॉर जिंगन।
ठीक है, क्योंकि काफी मैंने किसी के हाथ में देखी थी जिंगल, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम वहां पे नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले वापस बोल दूं कि डू नॉट गो फॉर जिंगल, गो फॉर साल्वेटोर, गो फॉर मेन्योर। अगर आप लोगों के पास साल्वेटोर या मेन्योर नहीं है तो यहीं से नोट्स बनाइए, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के किसी फ्रेंड के पास होगी तो वहां से फोटोकॉपी करवा लीजिए। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, वही इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज द प्रोटेक्टिव इफेक्ट, कंजप्शन इफेक्ट, रेवेन्यू इफेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं वापिस से वही डायग्राम बनाऊंगी, वेट अ सेकेंड। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक पे यही वाली डायग्राम निकालिए, और जिन लोगों ने नहीं ड्रॉ की है तो प्लीज ड्रॉ करिए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या की, आप लोगों को मैंने प्राइस इफेक्ट में ये पूरी डायग्राम एक्सप्लेन कर दी है, और प्राइस इफेक्ट को ही हम अब बाइफरकेट करेंगे। नंबर वन इज द प्रोटेक्टिव इफेक्ट। प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट सेम चीज है। देखिए, यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को डायग्राम बताई तो मैंने आपको क्या बताया कि टैरिफ इंपोज करते समय होगा क्या, प्राइस इंक्रीज करेगा फ्रॉम पीओपी टू ओपी1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा प्राइस डोमेस्टिकली कितना था, ओपी था, प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा था, OQ1, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था OQ1। बट जैसे ही टैरिफ लगा, टैरिफ लगने से क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। पहले फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था एट पॉइंट डी, अब वो कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, एट पॉइंट सी। तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा, बाय दिस अमाउंट, डीई और Q1 Q4। तो हमें क्या दिखेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करता हुआ Q1 Q4 अमाउंट से क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन चेंजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ4। तो आपको चेंज कितना दिखा, Q1 Q4, दिस Q1 Q4 इज व्हाट, दिस Q1 Q4 इज प्रोटेक्टिव इफेक्ट और प्रोडक्शन इफेक्ट। क्लियर? नंबर टू, दैट इज द कंजप्शन इफेक्ट। और यहाँ पे आप लोग लॉ ऑफ सप्लाई को भी प्रोडक्शन इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं। फिर कंजप्शन इफेक्ट, कंजप्शन इफेक्ट में आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, पहले हमारा क्या था, ओपी, ओपी क्या था, प्राइस, एट ओपी प्राइस जो डोमेस्टिक कंजप्शन थी दैट इज व्हाट, OQ3, OQ3। लेकिन जैसे ही आपका टैरिफ लगा OP1, कंजप्शन क्या होगी, डोमेस्टिकली फॉल होगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजप्शन क्या हुई, फॉल हुई। आप कितनी कंजप्शन है, डिमांड कर्व पे एट पॉइंट बी आप कंज्यूम कर रहे हैं, इट मींस अब आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं, OQ3 टू OQ2 आप आ गए। इसका मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन में हमें क्या दिखा, एक नेगेटिव साइन दिखा, कितना, Q2 Q3 से आपकी कंजप्शन फॉल कर गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमने क्या देखा, हमने प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखा और कंजप्शन इफेक्ट देखा। क्लियर? अब हम देखेंगे रेवेन्यू इफेक्ट। मैंने वापस से वही डायग्राम बनाई है। ठीक है, आपको यहाँ पे M पॉइंट दिखेगा तो आप लोग वहां पे भी मार्किंग ME कर लीजिए, या कोई भी अल्फाबेट कर लीजिए, E कर लीजिए, F कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मार्किंग इसलिए चेंज की है बिकॉज D से हमने रिप्रेजेंट की थी डिमांड कर्व, तो आप वहां पे भी रेक्टिफाई कर लीजिए। देखिए, अब हमने क्या देखा, हमने प्रोडक्शन इफेक्ट देख लिया, हमने कंजप्शन इफेक्ट देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम रेवेन्यू इफेक्ट देखने वाले हैं। हमने बोला जब हमारा प्राइस ओपी था, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली टैरिफ क्या था, 0 था। बट टैरिफ लगाते समय आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी अर्न करती है। ठीक है, तो हमने बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू अर्न करेगी, बट कितना रेवेन्यू अर्न करेगी वो डिपेंड करेगा किस पे, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स पे। ठीक है, M इज व्हाट, इंपोर्ट। ठीक है, X को हम एक्सपोर्ट लिखते हैं, M को इंपोर्ट लिखते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे मैं यही लिख रही हूँ, M इज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई बाय किसका, अमाउंट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी और अमाउंट ऑफ द टैरिफ से जब मैं क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट आई गेट, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा रेवेन्यू।
देखिए अगर डायग्राम में हम देखें, हमने बोला OP1 इज द टैरिफ। जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, OP1 टैरिफ लगाया, तो इनिशियली हम क्या कर रहे थे, इनिशियली हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमारा प्राइस क्या था OP, एट प्राइस OP, हम लोग यहाँ पे OQ3 क्या था हमारा, टोटल डिमांड थी या सप्लाई थी। बट जैसे ही हम कहाँ पे आ गए, टैरिफ इम्पोजिशन हुआ, हम पॉइंट पे B पे आ गए, और टैरिफ इम्पोज होते ही क्या होगा, अब हमारा क्या हुआ, इंपोर्टेड कमोडिटी कम हो गया। तो इंपोर्टेड कमोडिटी कितनी हो गई, Q4 Q2। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, Q4 Q2 मेरी इंपोर्टेड कमोडिटी है, बिकॉज जब हमारी, अगर हम बी पे देखें, एट पॉइंट बी हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड कितनी है, OQ2 इज द डिमांड, बट आउट ऑफ दिस OQ2 डोमेस्टिकली डिमांड, डोमेस्टिकली सप्लाई कितनी हो रही है, यहाँ पे देखिए OQ4 क्या है, OQ4 इज द डोमेस्टिक सप्लाई, प्लस रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग इज द इंपोर्ट्स, Q4 Q2 क्या होंगे, दैट इज इंपोर्ट्स। तो हमने क्या बोला, Q4 Q2 हमारे क्या है, इंपोर्ट। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंपोर्ट की जगह क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्या है, Q4 Q2 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ टैरिफ, दैट इज PP1 इज द अमाउंट ऑफ टैरिफ। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, दिस वन, दिस इज द शेडेड पोर्शन, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकाला है सिंपली, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने क्या किया, हमने जब इनको फाइंड आउट किया, हमें क्या पता चला, दिस शेडेड एरिया इज द रेवेन्यू जो गवर्नमेंट अर्न करेगी आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। तो आप लोगों को क्या पता चला, जब भी टैरिफ गवर्नमेंट लगाएगी तो वहां से क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है, रेवेन्यू मिलने वाला है। और कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड पोर्शन। तो आई होप आप लोगों को रेवेन्यू इफेक्ट भी क्लियर हो गया हो। अब हमारा बचा रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट एंड द BOP इफेक्ट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट से पहले मैं आप लोगों को BOP इफेक्ट बताऊंगी, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। तो BOP इफेक्ट की अगर बात करें, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब BOP डेफिसिट कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम बोलेंगे कि इंपोर्ट्स आर ग्रेटर, इट मीन्स हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिसिट की। और जब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सरप्लस की। फॉर एग्जाम्पल हम इज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके की सिचुएशन है, इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, जहां पे हम लोग किस सिचुएशन पे हैं, हम लोग डेफिसिट के अंदर फंसे हुए हैं। जब हमें डेफिसिट के अंदर फंसे हुए हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस डेफिसिट से निकले। तो इस डेफिसिट से निकलने का तरीका क्या हो सकता है, कि हमारे पास क्या हो, हमारे इंपोर्ट्स फॉल कर जाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अर्न करे गवर्नमेंट किसी और तरीके से, जहां से क्या करे, जहां से इस डेफिसिट को ओवरकम कर सके। तो दूसरा हो सकता है रेवेन्यू। जब भी हम टैरिफ की बात करेंगे, तो आप लोगों ने क्या देखा कि टैरिफ के बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, अंडर रेवेन्यू इफेक्ट गवर्नमेंट को के पास क्या आ रहा है, गवर्नमेंट इज अर्निंग रेवेन्यू। तो जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, दिस शेडेड पोर्शन, इतना क्या आ रहा है, गवर्नमेंट इज अर्निंग दिस मच ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ से भी कुछ पैसा कंपनसेट हो सकता है टू ओवरकम द BOP डेफिसिट, पहली चीज। दूसरा, जैसे ही हमने टैरिफ इंपोज किया फ्रॉम OP टू OP1, जब प्राइस हुआ P1 PP1 का क्या हुआ, टैरिफ इंपोजिशन हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, इंपोर्ट्स कम हो गए। इंपोर्ट्स कितने फॉल हो गए, पहले कितने थे, पहले इंपोर्ट्स थे हमारे Q1 Q3, ठीक है, बिकॉज टोटल सप्लाई कितनी थी, OQ3, बट जब हम A पॉइंट पे थे, टोटल सप्लाई इज वाज OQ3, बट क्या था यहाँ पे, OQ3 में से Q1 Q3 क्या थे, इंपोर्ट्स थे, एंड द रेस्ट दैट इज द OQ1 क्या थे, डोमेस्टिक सप्लाई थी। बट जैसे ही टैरिफ इंपोजिशन हुआ और आप न्यू पॉइंट पे आ गए, दैट इज एट पॉइंट B, जैसे ही आप पॉइंट B में आए, तो उसके बाद हुआ क्या, एट पॉइंट B अब यहाँ पे इंपोर्ट फॉल हो गए। इंपोर्ट फॉल कितने हो गए, पहले हम लोग कितने कर रहे थे, Q1 Q3, बट अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डोमेस्टिक सप्लाई को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम OQ1 टू OQ4, और जो हमारे इंपोर्ट्स थे दैट फॉल्स फ्रॉम
Q1 Q3 टू Q4 Q2। तो न्यू इंपोर्ट्स हमारे क्या हो गए Q4 Q2। जब हमारे इंपोर्ट्स फॉल हुए और साथ में गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अर्न किया, तो आप लोग मुझे बताइए क्या बीओपी सिचुएशन बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती, बीओपी डेफिसिट कम होगा या नहीं होगा। तो आंसर इज बीओपी डेफिसिट कम होगा। तो आप लोगों को समझ आ गया कि हम लोगों ने क्या देखा, हमने रेवेन्यू इफेक्ट देख लिया, हमने बीओपी इफेक्ट देख लिया, हम लोगों ने क्या देख लिया, कंजप्शन इफेक्ट देखा, प्रोडक्शन इफेक्ट देखा। क्लियर यहाँ तक। अब हमारा लास्ट बच गया रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, और इसको प्लीज ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रोड्यूसर सरप्लस भी देखना है, हमें यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस भी देखना है, हमें यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी देखना है, एंड द लास्ट वन इज द डेडवर्ड लॉस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। तो देखिए सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करूं तो मैंने बोला ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ स्मॉल से ए बी बी सी इज द रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज द रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ। टेरिफ लगाने की वजह से जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अर्न किया दैट इज दिस मच। ठीक है, तो हमने इसको बोला 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या बोला, आप सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर सरप्लस देखेंगे एंड देन कंज्यूमर सरप्लस। हमने अगर आप प्रोड्यूसर सरप्लस देखो तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, कमेंट में बताइए। प्रोड्यूसर सरप्लस हम लोग कैसे करते हैं, दिस मच। अगर ये सप्लाई कर्व है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। ठीक है, दिस इज द प्राइस लाइन। हमने बोला कि ये प्राइस लाइन के नीचे का एरिया और सप्लाई कर्व के ऊपर का एरिया जो है दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको मार्क कर दीजिए, हम क्या बोलेंगे, हमने बोला पहले क्या था, जब प्राइस पी था, ओपी इज द प्राइस, तब क्या था, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था, एम एन पी। बट क्या हुआ, जैसे ही टेरिफ इंपोज हुआ, टेरिफ इंपोजिशन के बाद जैसे ही प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ फ्रॉम ओपी टू OP1, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, फ्रॉम PNM से लेकर कहां तक आ गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो गया NCP1। दिस मच इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आपका चेंज कितना आया, जो आपका इंक्रीज कितना हुआ प्रोड्यूसर सरप्लस में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया 2। ठीक है, PMNCP1 इज द इंक्रीज इन योर प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज द इंक्रीज। तो हमने बोला कि जो हमारा 2 एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन योर प्रोड्यूसर सरप्लस। नाउ कम्स टू द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बोलेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व बट अबव द प्राइस लाइन, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो यहां पे भी हमने बोला अगर हमारी डिमांड कर्व है RD, तो पहले आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना था, जब प्राइस OP था, आप कंज्यूमर सरप्लस इंजॉय कर रहा था, PRA was the consumer surplus। ठीक है, बट जैसे ही क्या हुआ, टेरिफ इंपोज किया, टेरिफ इंपोजिशन के बाद जैसे ही प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस नाउ फॉल्स। ठीक है, कितना हो गया, P1RB। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, फॉल कर गया। ठीक है, तो आपको क्या दिखा, अगर मैं इसको एरिया को वापस से लिखूं, मेरा ये एरिया बच गया 3 and 4। इसका मतलब 1 एरिया किसके पास चल गया, 1 एरिया चला गया किसके पास, गवर्नमेंट के पास एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, एंड 2 एरिया किसके पास चला गया, सेकंड वाला, इट गोज विद द प्रोड्यूसर। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर से कुछ जो सरप्लस था वो किसके पास चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसको, टू सम, कुछ चला गया किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, और कुछ चला गया कंज्यूमर के पास। बिकॉज अगर आप यहां ध्यान से देखें, हमारा कंज्यूमर सरप्लस ही तो फॉल किया ना, PRA, दिस वाज द कंज्यूमर सरप्लस बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ, और आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, P1RB। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ, कंज्यूमर को लॉस हुआ दिस मच वाज द लॉस टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ, यहां पे मैं लिख देती हूं कंज्यूमर लॉस represented by PP1CBA।
दिस वाज अ लॉस टू द कंज्यूमर, इतना लॉस कंज्यूमर को हुआ। लेकिन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किसको हुई, यहाँ से ये जो सरप्लस था कंज्यूमर का सरप्लस, जो लॉस हुआ आप कंज्यूमर को आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, इसका कुछ अमाउंट चला गया प्रोड्यूसर को इन द फॉर्म ऑफ एरिया 2 और कुछ फॉर्म चला गया किसको, टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जो हमने रिप्रेजेंट किया बाय एरिया 1। तो ये कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे 3 एंड 4 जो है ये क्या है, ये किसी के पास नहीं गया। 3 और 4 को हम क्या कहेंगे, दिस इज डेड वेट लॉस। तो आप लोगों को क्या पता चला अभी तक, हमने जो अभी तक देखा क्लास के अंदर कि यहाँ पे क्या होगा, जब भी टैरिफ इंपोज होगा कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर को लॉस होगा और प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट जो होगा उनको बेनिफिट होगा। बट बेनिफिट एज कंपेयर टू द लॉस क्या है, कम है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया 2 एंड 1, बट लॉस कितना है 3 एंड 4। इसका मतलब बेनिफिट और लॉस जो है वो टोटल मिलकर आपका कंज्यूमर सरप्लस का लॉस बना रहे हैं। इसका मतलब जो टोटल बेनिफिट है वो क्या कर रहा है, वो पूरा कहीं ना कहीं जो आपका लॉस है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट नहीं कर पा रहा। तो जो कंपनसेट नहीं हो पा रहा दैट इज नोन एज डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या है, जो कहाँ गया हमें नहीं पता। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक समरी के तौर पे देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि आपका जो पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट है, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आप लोगों के दिमाग में क्या आएगी, हम स्मॉल कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर क्या है, एक छोटी सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है एज कंपेयर टू द ग्लोबल लेवल। फिर हमने देखा प्राइस इफेक्ट, हमने देखा किसका, रेवेन्यू इफेक्ट, कंजप्शन इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट को ही हमने बाइफरकेट किया बेसिकली। प्राइस इफेक्ट को हमने कैसे बाइफरकेट किया, नंबर 1 हमने बोला कि प्रोडक्शन इफेक्ट और प्रोटेक्टिव इफेक्ट होगा। नंबर 2 हमने बोला कंजप्शन इफेक्ट होगा। फिर हमने देखा रेवेन्यू इफेक्ट होगा। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, बीओपी इफेक्ट हुआ। फिर हमने लास्टली क्या देखा, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। और साथ में हमने एक और चीज देखी दैट इज डेड वेट लॉस प्लस डेड वेट लॉस। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई इसके अलावा, वो क्या थी कि यहाँ पे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, अब आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो यहीं पे तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उसका लिंक मेरी अबाउट सेक्शन पे मिल जाएगा आपको इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।